आप सभी का स्वागत है बटने राइस में। मैं देवी सिंह। आपको हमारे ऐप में कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट पीडीएफ टेस्ट मिलेंगे। इसके साथ साथ देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये हमारा जो कोर्स है प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड है और मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हम इसके अंतर्गत कल मैंने आपको स्टॉक एक्सचेंज के बारे में डिस्कस किया था, खासकर बीएसई और एनएसई के बारे में। लेकिन जो आज है, मैं आपको क्योंकि स्टेट सिविल सर्विस में खासकर यूपी पीसीएस और राजस्थान पीसीएस और एमपी पीसीएस में इनके नाम पूछ लेता है। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सीएसई कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, एमएससी मगध स्टॉक एक्सचेंज और इंडिया आईएनएक्स, जो कि मैंने इसके बारे में भी बताया था, इंडिया इंटरनेशनल स्टॉक, भारतीय कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज, ये सभी स्टॉक एक्सचेंज हैं। मैं थोड़ा सा आपको क्रिसडेक्स के बारे में बता देता हूँ कि एक्चुअल में क्रिसडेक्स क्या होता है, ठीक है। और जो सेबी के बारे में हम आगे डिस्कस कर लेंगे, जो भारतीय सुरक्षा विनिमय बोर्ड, यहाँ पे प्रतिभूति होना चाहिए, ठीक है। तो हम इरेज कर लेते हैं। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड बोलते हैं। देखो, पहले क्रिसडेक्स के बारे में देखो भाई, ये क्रिसडेक्स क्या है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, अगर हम बात करें क्रिसडेक्स की, तो केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों के जो मंत्री उस समय हुआ करते थे 2018 में, तो 3 फरवरी 2018 को अरुण जेटली साहब, जो अब नहीं हैं, तो क्रिसडेक्स जो है इसको जारी किया। और ये जो क्रिसडेक्स है, सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए क्रिसिल और भारतीय लघु विकास जो है सीडीबी, जो कि मैंने बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत बताया था, इसका संयुक्त तौर से विकसित भारत का पहला सेंटिमेंट इंडेक्स है। मतलब ये मनोभाव सूचकांक। जो क्रिसडेक्स है, ये 8 मानदंडों पे मिश्रित एक इंडेक्स पर आधारित सूचकांक है। ये जो इसमें से एक पॉइंट होता है, यानी 0, जो कि बेहद नकारात्मक होता है, और 200 बेहद सकारात्मक होता है, ठीक है। तो इसमें से ये आपने क्रिसडेक्स के बारे में देख लिया। अब देखो, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में हम आगे देखेंगे, इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल हमने जैसे निफ्टी 50 और सेंसेक्स के बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल से बताया था। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई, शेयर बाजार का जो क्लासिफिकेशन है वो 2 भागों में किया जा सकता है। मतलब एक प्राथमिक बाजार, प्राइमरी मार्केट, और दूसरा द्वितीयक बाजार, सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट के अंतर्गत हम निकाल लेते हैं इसमें से, जैसे अब देखेंगे प्राइमरी मार्केट के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जब एक कंपनी जो है स्टॉक एक्सचेंज के बिना किसी भूमिका के जो इच्छुक निवेशक है उनके साथ सीधे तौर से जुड़ती है और अपने शेयर बेच देती है, तब यह प्राथमिक बाजार पता निकल गया ना, तब यह प्राथमिक बाजार कहलाता है। जो प्राथमिक बाजार है ना, प्राथमिक बाजार में शेयर बेचने के लिए कई उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इन उपकरणों के अंतर्गत जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ, दूसरा है एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, और तीसरा है राइट इशू। थोड़ा सा मैं इनिशियल पब्लिक ऑफर को एक बार 5 मिनट के अंदर, इसे मैं 5 मिनट क्या 2 मिनट के अंदर इसे रिवीजन करवा दूंगा। और जहां मैंने कल आपको छोड़ा था एफपीओ के बारे में, वहीं से हम डिस्कस करना शुरू कर देंगे। भाई देखो, आईपीओ के बारे में अगर बात करें, जब एक कंपनी वेरी फर्स्ट टाइम अपने जो शेयर निवेशकों को, जो शेयर इच्छुक निवेशक है, उनको बेचती है, तब एक कंपनी का आईपीओ कहलाता है। अगर कंपनी को पैसे की जरूरत है, तो कंपनी क्या करती है, अब वेरी फर्स्ट टाइम, बहुत पहली बार जो कंपनी के शेयर लेना चाहते हैं उनको अगर सीधे तौर से जुड़ती है, तब एक कंपनी का आईपीओ कहलाता है। मतलब पहली बार कंपनी, इसके लिए कंपनी सेबी से अनुमति लेती है, क्योंकि सेबी ही शेयर मार्केट का बॉस है, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ठीक है। तो यही रेगुलेट करते हैं। अनुमति प्राप्त होने के लिए जिस आवेदन का प्रयोग किया जाता है, ये ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है। और इसे ड्राफ्ट रेड इस वजह से कहते हैं क्योंकि जो आवेदन है उसका पहला पृष्ठ जो रेड कलर से मुद्रित होता है। ये कॉन्सेप्ट को हमने अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज से लिया था, अपनाया था।
इसके साथ-साथ मैं आपको बता दूँ कि सेबी से अनुमति के बाद वह कंपनी अपने वित्तीय स्वास्थ्य और भविष्य की संभावनाओं के आकलन के लिए मर्चेंट बैंकिंग कंपनी और इन्वेस्टमेंट कंपनियों से मदद लेती है। देखो भई, सेबी से जैसे ही उस कंपनी को अथॉरिटी या अनुमति मिल जाती है, होता क्या है कि वो इन्वेस्टमेंट कंपनी या फिर मर्चेंट बैंकिंग कंपनी को हायर करती है और अपने आईपीओ को बेचने का प्रयास करती है। अब मान लो कि जो आईपीओ है वो सप्लाई से कहीं बहुत ज़्यादा है। ऐसे समझो कि सप्लाई से कहीं बहुत ज़्यादा है और आईपीओ के अंतर्गत नहीं बेच पाते, मतलब नहीं बिक पाता है। तो ये जो इन्वेस्ट कंपनी है या फिर बैंकिंग मर्चेंट कंपनी है, ये इनको ज़िम्मा लेना पड़ता है कि अगर नहीं बिकेगा तो आपको लेना पड़ेगा। या फिर ऐसा समझो इसके जस्ट अपोजिट कि अगर जो आईपीओ है उस कंपनी का पूरा बिक जाता है तो कंपनी उसी के आगे 15% टोटल आईपीओ का और बेच सकती है। 15% टोटल आईपीओ का और बेच सकती है। वहीं दूसरी ओर मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल कि मान लो कि कोई ए नाम की कंपनी है, उसने आईपीओ दिया और बी नाम की कंपनी उसकी इन्वेस्टमेंट कंपनी या मर्चेंट बैंकिंग कंपनी है, जो कि वो लीड बैंक की भूमिका निभाती है। लीड बैंक का मतलब कि उसकी मदद करती है, वो एक मीडिएटर है। और अगर ऐसा हो जाए कि मान लो कि उस कंपनी बहुत पॉपुलर नहीं है, प्रमोटर बहुत बेहतर नहीं है, उसके आईपीओ हो सकता है ना बिक पाए, तो बचे हुए जो रेस्ट ऑफ आईपीओ है, बचे हुए जो आईपीओ है वो कंपनी खरीदेगी और इसको ही ना अंडरराइटिंग ऑफ शेयर कहते हैं। इसी को अंडरराइटिंग ऑफ शेयर कहते हैं। इसके बाद कंपनी जो है मैंने आपको बताया वही विज्ञापन वो करती है। और देखो उस कंपनी को जो मैंने बी बताया या फिर मर्चेंट बैंकिंग कंपनी अपनी सर्विस चार्ज करती है। अब इच्छुक निवेशक सीधे अपने बैंक खाते से पैसे भेजते हैं यहाँ भी डीमैट अकाउंट की भूमिका नहीं, मतलब ये जो है उस पे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं है। और एक कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज के बिना किसी भूमिका के, क्योंकि सीधे तौर से वो बिना स्टॉक एक्सचेंज में अभी लिस्ट नहीं हुई है, सीधे तौर से वो डीमैट अकाउंट पे भेज दिए जाते हैं, ठीक है, उस व्यक्ति के, और पैसा उसके अकाउंट से चला। अब डीमैट अकाउंट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि भाई डीमैट अकाउंट क्या है। बस ये जान लो कि ये इलेक्ट्रॉनिक खाता है जिससे कंपनी के शेयर इलेक्ट्रॉनिक तौर पे इसी पे जमा हो जाते हैं और पैसा कट जाता है। इच्छुक निवेशकों को शेयरों की बिक्री के बाद एक निश्चित तिथि, एक डेट तय करी जाती है और जिस दिन उन शेयरों की खरीद बिक्री स्टॉक एक्सचेंज पे सूचीबद्ध हो जाती है, किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो जाती है, तब उस कंपनी को लिस्टिंग कहते हैं कि वो लिस्ट हो गई किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज पे। वो शेयर जो आम निवेशकों के पास चले जाते हैं, जिनकी खरीद बिक्री ना स्टॉक एक्सचेंज पर संभव हो जाती है, मान लो दूसरे व्यक्ति के पास चले जाएं और खरीद बिक्री शुरू हो जाए, तब इसको फ्री फ्लोट शेयर कहेंगे भाई, फ्री फ्लोट शेयर। मैंने आपको बताया कि वही 15% शेयर अतिरिक्त बेच सकता है अगर मान लो कि उसकी बहुत ज्यादा मांग है, आपूर्ति से अधिक मांग है तब। ओके, अब देखो इसमें से ग्रीन शो ऑप्शन। देखो ग्रीन शो ऑप्शन ये ऐसा नाम इसलिए है क्योंकि सबसे पहले इस विकल्प का प्रयोग एक ब्रिटिश जूता कंपनी जो है ग्रीन शो ने किया। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया का मैनेजमेंट जो है ये इन्वेस्टमेंट कंपनी को ये जिम्मेदारी दी जाती है। और यही जो है शेयरों की मांग आईपीओ के माध्यम से आपूर्ति से अगर कम रह जाते हैं तो बचे हुए शेयरों को यही खरीदती है और ये इसी को अंडरराइटिंग ऑफ शेयर कहते हैं। और ये जो मर्चेंट बैंकिंग कंपनी को लीड बैंक, मतलब ये लीड बैंक की भूमिका में रहती है, लीड मैनेजर की भूमिका में रहती है जब तक आईपीओ के माध्यम से सबसे मतलब आईपीओ को नहीं बेचते। अब आईपीओ के माध्यम से अगर हम बात करें तो कोल इंडिया लिमिटेड जो कि है सबसे ज्यादा धनराशि इकट्ठा करी थी। वहीं दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनी थी सऊदी अरामको, जो आईपीओ के माध्यम से सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा करी। ठीक है, तो यहाँ तक आपने चीजों को देखा था हमने कल की क्लास में। अब देखो थोड़ा सा फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, बस इसी को रिपीट किया है जो मैंने क्रेडिट से बताया है, मैंने कल की क्लास में डिस्कस। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के बारे में हम बात करें, इसमें से ये देखो जो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर है, तो देखो पहले से सूचीबद्ध एक कंपनी यदि पुनः अपने अतिरिक्त शेयरों की, पुनः अपने सूचीबद्ध कोई कंपनी लिस्ट हो चुकी है और अपने अतिरिक्त शेयरों की बिक्री करके वो अर्थव्यवस्था से पैसा उठाना चाहे, तब यह कंपनी एफपीओ या फिर राइट इशू का प्रयोग कर। लेकिन एफपीओ के साथ एक समस्या है, वो समस्या मैं आगे बताऊंगा कि एक्चुअल में एफपीओ के साथ क्या समस्या है।
अब एफपीओ के माध्यम से एक कंपनी अपने अतिरिक्त शेयर बाजारी दर से, ध्यान से सुनना, अपने अतिरिक्त शेयर को बाजारी दर से छूट दर पे निवेशकों को, इन इच्छुक निवेशकों को बेचती है। अब समस्या यहीं आ जाती है, जैसे अब मान लो कि जैसे कि एक कंपनी है ए और इसमें से निवेशक हैं वाई जेड के, ऐसे समझो ये निवेशक है। ये जो कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है एक शेयर की मार्केट वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि एक शेयर का मार्केट वैल्यू है वो 10 रुपया है। कितना भैया? 10 रुपया है। अब जरा देखो, अगर ये मार्केट वैल्यू 10 रुपया है किसी एक शेयर की, और इन्हीं अपने जो है निवेशकों को क्या कर सकते, जो इच्छुक निवेशक है इनको छूट दर पे बेचती है। अब मान लो कह दे कि भाई आपको ना 5 रुपए पे ये कर देते हैं एक शेयर, लेकिन कीमत तो 10 रुपया है। अब जरा देखो कि होगा क्या, ये असफल क्यों हो जाता है? एफपीओ, एक कंपनी का एफपीओ सामान्यतः असफल हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अन्य निवेशक उस कंपनी के शेयरों को बाजारी दर पर बेचकर एफपीओ के माध्यम से छूट दर पर खरीदने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण उस कंपनी के शेयर का बाजारी दर भी एफपीओ के दर के बराबर ही चला जाता है। इससे उस कंपनी का एक्चुअल में जो मार्केट वैल्यू है वो डाउन कर जाती है। तो इस समस्या से बचने के लिए कंपनी एफपीओ न जारी करके राइट इशू जारी कर। उदाहरण के तौर पे देखो, जब समझ में आएगा, देखो भैया इसका एक्चुअल में कीमत 10 रुपया है, लेकिन इसमें क्या होगा कि जब ये छूट दर पे बेचती है, अब भाई इसके पास तो 10 रुपए का था, लेकिन इन्हें सभी को तो ये उपलब्ध नहीं है, छूट दर पे एक शेयर 5 रुपए का बेचने को तैयार है। ये क्या करेगा, वाई जेड या के क्या करेगा, मार्केट में जाएगा, और ये सभी के लिए तो उपलब्ध नहीं, मार्केट में जाएगा और अपने सारे शेयर बेच देगा। मान लो कि कुछ एक शेयर बचा के अपने सारे शेयर बेच देगा। इसके पास मान लो 100 शेयर हैं और 10 रुपए के हिसाब से तो इसने मान लो 90 शेयर इसने बेचना चाहा, तो 10 रुपए के हिसाब से तो 900 रुपया हुआ। अब यही व्यक्ति आकर के 5 रुपया में शेयर खरीद लेगा। इससे कंपनी का क्या लॉस होगा कि पैसा तो नहीं आएगा, बल्कि जो शेयर हैं तो शेयरों पे, मतलब कंपनी पे मालिकाना अधिकार उनके कर्मचारियों का और ज्यादा हो जाए। कंपनी पे मालिकाना अधिकार, मान लो कि इसके पास 90 से 100 शेयर थे और ये कंपनी का 10% शेयर होल्डिंग करता था। अब इसके पास, कंपनी के पास भाई शेयर की संख्या 900 में कितने शेयर खरीद लेगा, वही 180 शेयर खरीद लेगा। तो अब इस 180 खरीद लेगा ना, 10 पहले से है मान लो, तो कितने 190 शेयर हो गए। अब जरा समझाओ मुझे कि इसके पास 19% की भागीदारी चली गई। एक्चुअल में पैसा तो उसने उतना ही निवेश किया जो पहले से निवेश था, पैसा तो आया नहीं कंपनी में, कंपनी ऊपर से एक लॉस बना ली। तो कंपनी ये प्रयास करती है, क्योंकि ज्यादातर कंपनियों का एफपीओ ना वो असफल हो जाता है, तो कंपनी एफपीओ का प्रयोग नहीं करती, इसकी जगह राइट इशू का प्रयोग। और इस प्रक्रम में भी स्टॉक एक्सचेंज की कोई भूमिका नहीं होती, इस प्रोसेस में भी स्टॉक एक्सचेंज की कोई भूमिका नहीं होती। समझ में आया? एफपीओ मैं अगेन बोल रहा हूं, यहाँ आईपीओ अलग चीज है, एफपीओ अलग चीज है। एफपीओ अधिकतर असफल हो जाता है, तभी कंपनी एफपीओ की जगह राइट इशू। ठीक है, अब राइट इशू क्या है, देखो भाई ये भी देख लो। देखो, यदि पहले से ही सूचीबद्ध कंपनी पुनः अतिरिक्त शेयर बेचकर पूंजी प्राप्त करना चाहे, अपने अतिरिक्त शेयर बेचकर वो पैसा उठाना चाहती है, तो राइट इशू का प्रयोग। अब राइट इशू के अंतर्गत एक कंपनी छूट पर अपने अतिरिक्त शेयर मात्र वर्तमान शेयर धारकों को ही बेच सकती है, वर्तमान शेयर धारकों को ही बेच सकती है, जो उसके वर्तमान शेयर धारक हैं, सभी के लिए नहीं खोलेगी। बल्कि वहीं दूसरी तरफ क्या था, इसमें से अब देखोगे जो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में, कि पहले से सूचीबद्ध एक कंपनी यदि वह अपने अतिरिक्त शेयरों की बिक्री करके पैसा प्राप्त करना चाहती है, तो यह कंपनी एफपीओ या राइट इशू का प्रयोग करती है, और एफपीओ के माध्यम से एक कंपनी अपने अतिरिक्त शेयर जो है बाजारी दर से छूट दर पे इच्छुक निवेशकों को बेचती है, जो व्यक्ति लेना चाहते हैं, इच्छुक निवेशकों को बेचती है। तो इसके चलते जो सामान्यतया एक कंपनी का एफपीओ असफल हो जाता है,
ऐसा इसलिए होता है कि अन्य निवेशक उस कंपनी के शेयरों को बाजारी दर पे बेच करके, जो दूसरे निवेशक हैं तो उसके शेयरों को बाजारी दर पे बेच करके एफपीओ के माध्यम से छूट दर पे खरीदने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण एक्चुअल में उस कंपनी के शेयर का बाजारी दर भी एफपीओ के बराबर ही आ जाता है। जो उसके 10 रुपए का शेयर था वो भी 5 का ही हो जाएगा। तो इसके चलते इस समस्या से बचने के लिए कंपनी प्रयास करती है कि एफपीओ का ना प्रयोग करे और राइट इशू का प्रयोग। ठीक है, तो आपने राइट इशू को भी देख लिया। अब आपको देखना है सेकेंडरी मार्केट, द्वितीयक मार्केट। भाई ये सेकेंडरी मार्केट क्या है, जरा इसे समझने। एक कंपनी इच्छुक निवेशकों को सीधे तौर पर अपने शेयर बेचती है, इच्छुक निवेशकों को सीधे तौर पर अपने शेयर बेचती है, और एक तिथि के बाद जब उस कंपनी की शेयरों की खरीद बिक्री किसी स्टॉक एक्सचेंज पर होने लगे, स्टॉक एक्सचेंज पे होने लगे, तब इसको सेकेंडरी मार्केट या द्वितीयक बाजार कहते हैं। द्वितीयक बाजार में कंपनी के फ्री फ्लोट शेयर की खरीद बिक्री होती है। फ्री फ्लोट शेयर मतलब वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो गई है, अब कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है, फ्री फ्लोट शेयर का। ओके, तो वो फ्री फ्लोट शेयरों की खरीद बिक्री होती है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है, सॉरी सब हेडिंग है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। जरा देखो सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ये रिसेंटली चर्चा में था। वित्तीय वर्ष 2020 के बजट भाषण के दौरान जो वित्त मंत्री ने सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज का प्रस्ताव रखा। ठीक है, अब इसी के आधार पर सेबी ने एक कार्यकारी समूह का गठन किया, इसी को ध्यान में रखते हुए, जिसने भी इस विचार का समर्थन किया सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज पे, मतलब जो भी व्यक्ति मान लो इसमें से जो समर्थन कर रहा है वो सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से करता है। ठीक है, अब निवेशकों को सामाजिक उद्यमों में निवेश करने का अवसर मिल जाएगा, उन्हें एक अवसर प्रदान किया जाएगा। जो सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें से जो निवेशक हैं, जो सामाजिक उद्यम है, इसमें से निवेश कर सकेंगे। अब सामाजिक उद्यम जो है ऐसी कंपनियों को कहते हैं जिनका जो निर्माण किसी सामाजिक समस्या के निदान के लिए किया गया हो। सामाजिक उद्यम क्या है भाई, ये ऐसे उद्यम हैं जब ऐसी कंपनी को जिनका निर्माण जो है ना वो सामाजिक समस्याओं के निदान के उद्देश्य से किया। अब इसके साथ साथ देखो, इनका जो उद्देश्य होता है वो लाभ बढ़ाने का नहीं होता है, इनका जो उद्देश्य होता है वो लाभ बढ़ाने का नहीं होता। सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज अन्य बड़े स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि एनएसई, बीएसई की तरह ही कार्य करते हैं, परंतु इस स्टॉक एक्सचेंज उद्देश्य सामाजिक कल्याण का होता है। और भारत में सेबी के नियम जो हैं तो उसके नियमन के तहत सामाजिक उद्यमों और स्वयंसेवी संगठनों को इस सोशल स्टॉक एक्सचेंज से जोड़ा जाएगा, और इस प्रकार वे ऋण पत्र जो हैं, डिवेंचर और शेयर पत्र और म्यूचुअल फंड के तौर पे पूंजी प्राप्त कर। इसके माध्यम से सामाजिक उद्यमों को अपने क्रियाकलाप के लिए निवेश की गई प्राप्ति हो सकेगी, और साथ ही व्यय का जो है वो विवरण भी पारदर्शी तरीके से आम जनता के साथ साझा हो सके। सिंगापुर, कनाडा, इंग्लैंड, ऐसे कई देश जो हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज का प्रयोग करते हैं, या यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म है। और इन देशों में स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में कार्य करने वाली जो कंपनियां हैं वो इस प्रकार से सोशल स्टॉक एक्सचेंज में पूंजी प्राप्त करने की अनुमति उनको दी गई है। तो ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित मुद्दा रहा। आपका दूसरा सब हेडिंग है, यानी जो शेयर मार्केट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां। इसमें से जो है आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन या बाजार पूंजीकरण, ये क्या होता है? देखो, बाजारी पूंजीकरण किसी भी कंपनी के बाजारी मूल्य को दर्शाता है। बाजारी पूंजीकरण किसी भी कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है उसको दर्शाता है। इसकी गणना उस कंपनी के टोटल शेयरों की संख्या को उस कंपनी के एक शेयर के मूल्य से गुणा कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, बाजारी पूंजीकरण का मतलब होता है
कुल शेयरों की संख्या, कुल शेयरों की संख्या, कुल शेयरों की संख्या मल्टीप्लाई एक शेयर का मूल्य, कुल शेयरों की जो नंबर ऑफ शेयर्स और मल्टीप्लाई एक शेयर का मूल्य यानी वैल्यू ऑफ वन शेयर। ठीक है, तो बाजारी पूंजीकरण निकला। और जब तक शेयर बाजार खुला रहता है, जब तक एक कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बाजारी पूंजीकरण, ये फ्लैक्चुएट होता रहता है, ये चेंज होता रहता है, ये बदलता रहता है। बाजारी पूंजीकरण के आधार पर ही यह तय होता है कि एक कंपनी का आकार कितना बड़ा है, वो कोई कंपनी कितनी बड़ी है। बाजारी पूंजीकरण के आधार पर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे जो रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। वहीं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल, आधा कटा सेव, ठीक है। और सऊदी अरामको विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है, जबकि एप्पल जो है, एप्पल और सऊदी अरामको ये विश्व की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। सऊदी अरामको के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, सऊदी अरामको, ठीक है। तो आपने, अगला है हमारा ब्लू चिप कंपनी। देखो, वे कंपनियां जो कि आकार में बहुत बड़ी हैं, जिन्होंने हमेशा समृद्धि ग्रोथ दर्ज करी है, जिनके लाभ का एक हिस्सा निरंतर लाभांश के तौर पे जाता रहा है। ये ऐसा इतिहास रहा है, समय समय पर उचित लाभांश देने वाली कंपनियां, मतलब अपन जो शेयर निवेशक है उनको लाभांश वितरित करती रही हैं। तो ऐसी कंपनियों में निवेश करना बहुत कम रिस्की होता है या बहुत कम जोखिम भरा। ऐसी कंपनियों को ब्लू चिप कंपनी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू चिप कंपनी। प्रमुख सूचकांकों में सम्मिलित की गई सभी कंपनियां ब्लू चिप कंपनी होती हैं। प्रमुख सूचकांकों में जो, जैसे कि एनएससी बीएससी के अंतर्गत जो, इसमें से जैसे कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30, तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट जो सूचकांक है, इनमें शामिल जो सभी कंपनियां ऑलमोस्ट ब्लू चिप कंपनियां होती हैं। परंतु सूचकांक में सम्मिलित कंपनियां ही केवल ब्लू चिप कंपनी नहीं होती हैं, केवल ब्लू चिप कंपनी नहीं होती। तो आपने ब्लू चिप कंपनी देखा, तेजड़िया और मंदड़िया, बुल्स और बीयर्स। तेजड़िया और मंदड़िया दोनों ही इन्वेस्टर्स होते हैं, दोनों ही निवेशक होते हैं। तेजड़िया जो है ना, ये आशावादी होते हैं, ये भाई आशावादी होते हैं। बाजार को ऊपर जाने का ये आशा करते हैं, बाजार की तेजी में आस्था रखते हैं कि बाजार ऊपर जाएगा, बाजार की तेजी में आस्था रखते हैं। वे शेयरों की खरीदारी करते। इससे भिन्न जो दूसरा है मंदड़िया, मंदड़िया निराशावादी होते हैं। मंदड़िया निराशावादी होते, वे बाजार की मंदी का अनुमान लगा। यही कारण है कि वे शेयरों की बिक्री भी करते हैं, शेयरों की बिक्री भी करते हैं। जब शेयर बाजार लगातार ऊपर की ओर जाता है, तब बाजार को बुलिश कहा जाता है। जब शेयर बाजार ऊपर जाता है तो बुलिश कहा जाता है, जबकि जो बाजार है नीचे की ओर आता है तो इसको बियरिश कहा जाता है, इसको बियरिश कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो ये बियर्स है निराशावादी, ये जो है शेयरों को बेचेंगे, आशावादी शेयरों को खरीदेंगे। ठीक है, शेयर बाजार ऊपर जाएगा बुलिश कहलाएगा। अगर मान लो कि नीचे आता, नीचे की ओर बाजार आता है तो बेरिश। स्टैग, ये देखो स्टैग क्या है, जो स्टैग है शेयर बाजार में बुल्स और बियर्स की तरह स्टैग भी निवेशक होते हैं, ये भी इन्वेस्टर ही होते हैं। वे बाजार की गति की दिशा का अनुमान लगाते हैं और ये शॉर्ट टर्म निवेशक जो अल्पकालीन लाभ बनाने के उद्देश्य से निवेश करते, ये तत्काल लाभ बनाने का प्रयास करते हैं और वे एक ही दिन में शेयर की खरीद करके उसी दिन उसको बेचने का प्रयास करते हैं।
सामान्यतया वे कंपनियों के आईपीओ में निवेश करते हैं। जिस दिन कंपनी लिस्टेड होती है उसी दिन शेयरों को बेच करके पैसा कमा लेते हैं, लाभ कमा लेते हैं। और एक कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग के दिन शेयरों की गति पर किसी भी प्रकार की सीमा नहीं लगी होती है। ठीक है, तो एक ये है, तो ये स्टैग भी एक प्रकार का निवेशक होता है। एक अगला आता है भेदिया कारोबारी। भेदिया कारोबारी इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं, इनसाइडर ट्रेडर होता है। देखो शेयर बाजार में ये जो इनसाइडर ट्रेडर, ये अवैध प्रक्रिया, यदि एक मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी कंपनी का सीईओ हो या बड़े पद पे बैठा हो, तो किसी कंपनी से संबंधित होने के कारण उस कंपनी के संदर्भ में वह गोपनीय जानकारी रखता हो और इन जानकारियों के आधार पर यदि वह इन शेयरों की खरीद बिक्री करता है, तब इसको भेदिया कारोबारी कहते हैं। और इसकी सेबी प्रॉपर निगरानी करती है। इसकी जो है ना, सेबी प्रॉपर निगरानी करती है। ये अवैध है, ध्यान रखिएगा। चक्रीय कारोबार, सर्कुलर ट्रेडिंग, यह भी शेयर बाजार में एक अवैध कारोबार है। जो सर्कुलर ट्रेडिंग है, ये भी शेयर बाजार में एक अवैध कारोबार है। इसके अंतर्गत कुछ निवेशक जो कि एक दूसरे से परिचित होते हैं, जो कुछ निवेशक हैं, और किसी कंपनी के शेयरों को आपस में खरीद बेच करके इसके मूल्य को ऊपर ले जाते हैं। एक निश्चित स्तर तक ले जाने के बाद जब मूल्य ऊपर चला जाता है तो उस स्तर पे अन्य निवेशक भी इस शेयरों की खरीद बिक्री करने लगते हैं। तब जो है आपस में संबंधित ये जो निवेशक है उन शेयरों को ऊपर के दर पे बेच करके और लाभ बना करके बाहर निकल देते हैं। इसको सर्कुलर ट्रेडिंग कहते हैं। ये भी एक अवैध कारोबार ही है, ध्यान रखिएगा। एक होता है अगला हॉस्टाइल बिडिंग। हॉस्टाइल बिडिंग क्या है? हॉस्टाइल बिडिंग जब किसी कंपनी के संस्थापक के पास अपनी ही कंपनी में अधिकांश शेयर ना हो, तब ऐसी स्थिति में यह संभव है कि कोई अन्य निवेशक संस्थापक की इच्छा के विरुद्ध उस कंपनी के बाजार में 51% या इससे ज्यादा के शेयर खरीद ले। इस स्थिति में कंपनी का नियंत्रण और निवेशक के नियंत्रण उस नए निवेशक के पास चला जाएगा और ऐसे अधिग्रहण को शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण कहते हैं। यह अवैध तो है परंतु अनैतिक नहीं है। ठीक है, पर ये अवैध तो नहीं है, ये इलीगल नहीं है, बल्कि अनैतिक है। ये अवैध नहीं है, ठीक है, यह अनैतिक है, ये इथिकल नहीं है, ध्यान रखिएगा। ओके, एक अगला है रोलिंग सेटलमेंट। देखो रोलिंग सेटलमेंट क्या है? रोलिंग सेटलमेंट भारत में शेयर बाजार में जो खरीद बिक्री होती है उसका वास्तविक निपटारा तत्काल नहीं होता और इन शेयरों को बेचने और खरीदने वालों के डीमेट अकाउंट में यह लेन देन उसी दिन या अगले दिन रिफ्लेक्ट कर जाता है, दिखने लगता है। परंतु वास्तविक निपटारा 3 दिन यानी T+2 में पूरा होता है और इसी प्रकार शेयरों को बेच करके प्राप्त की गई जो धनराशि भी तीसरे दिन ही निकाली जा सकती है। तो इसको T+2 सेटलमेंट या रोलिंग सेटलमेंट भी कहते हैं। ओके, अगला देखो बीटा वैल्यू। देखो ये बीटा वैल्यू क्या है? बीटा वैल्यू किसी भी कंपनी के शेयरों में उतार चढ़ाव की तीव्रता को दर्शाती है और यह एक कंपनी के शेयर में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव हो तो शेयरों को जो बीटा जो स्टॉक है, मतलब बीटा स्टॉक कहते हैं। और यदि किसी कंपनी के शेयर में उतार चढ़ाव की दर कम हो तब इसको निम्न बीटा स्टॉक कहा जाता है। एक शेयर में उतार चढ़ाव की तीव्रता को मापने के लिए इसकी तुलना सूचकांकों में हो रहे उतार चढ़ाव से की जाती है, उतार चढ़ाव से की जाती है। तो ध्यान रखिएगा जो बीटा वैल्यू है ये भी किसी कंपनी के शेयरों में उतार चढ़ाव की तीव्रता को ही दर्शाता। ठीक है, उतार चढ़ाव की तीव्रता को दर्शाता। अगला है आपका यानी ESOP। ये ESOP क्या है? देखो जब कंपनी अपने कर्मचारियों को कंपनी के प्रति उसके योगदान के बदले आर्थिक प्रतिफल प्रदान करती है, योगदान के बदले आर्थिक प्रतिफल प्रदान करती है। परंतु यदि प्रतिफल कंपनी के शेयरों के तौर पे इसे ESOP कहते हैं,
अगर प्रतिफल मान लो वो कंपनी के शेयरों के तौर पे हो, तब इसको ESOP कहते हैं। कर्मचारी जो हैं, कर्मचारियों को मतलब कर्मचारी को ये जो शेयर हैं मुक्त मुक्त यानी फ्री या फिर बाजारी मूल्य से कम पर दिए जाते हैं। परंतु ऐसे प्रतिफल के संदर्भ में एक टाइम लिमिट, एक ड्यूरेशन तय किया जाता है, समय सीमा तय करी जाती है, जिस दौरान उस कंपनी उन शेयरों, जो कंपनी के कर्मचारी हैं, उस समय सीमा के अंदर उनको बेच नहीं सकते। इसके कारण कंपनी के कर्मचारियों में उस कंपनी पर मालिकाना अधिकार होने का भाव उत्पन्न होता है और वह लगन के साथ, एक निष्ठा के साथ कंपनी के प्रति प्रतिबद्ध होके वर्क करते हैं। तो ये है ESOP और इसका उद्देश्य भी आप जान गए कि एम्प्लॉइज स्टॉक ओनरशिप प्लान का मतलब स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी, देखो ये स्वेट इक्विटी एक कंपनी का संस्थापक पूंजी निवेश करके एक कंपनी की स्थापना करता है, ठीक है। अब वह अपने श्रम और कठिन परिश्रम से इस कंपनी में मूल्यवर्धन करता है, वैल्यू ऐड करता है, एक कंपनी का विस्तार करता है। कठिन परिश्रम के द्वारा कंपनी में हुए इस अतिरिक्त वैल्यू एडिशन को ही स्वेट इक्विटी कहा जाता है। अगर कंपनी में उसने बहुत मेहनत करी है और उसमें जो वैल्यू ऐड हुआ है वही स्वेट इक्विटी कहलाता है। अब भाई उदाहरण के तौर पे अगर बात करें तो एक कंपनी जो है 100 रुपए की पूंजी निवेश में स्थापित की गई है और यदि वो अगले 2 वर्षों में अपनी संस्थापक की 10% की हिस्सेदारी यानी 100 रुपए में से बेचने में समर्थ हो जाता है, तो यह कहा जाएगा कि भाई यह कंपनी का जो मूल्य है अब 1000 रुपए का हो गया है और 900 रुपए का जो अतिरिक्त वैल्यू एडिशन है यही स्वेट इक्विटी है, यही स्वेट इक्विटी है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिए। तो यहाँ तक आपने चीजों को समझा जाना, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगला है इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंशियल शेयर। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अंतर है, जरा इसे समझें। समता शेयर और वरीयता शेयर यानी इक्विटी शेयर और जो प्रेफरेंशियल शेयर है, समता शेयर एक कंपनी के साधारण या सामान्य शेयर होते हैं। जो समता इक्विटी शेयर ये किसी कंपनी के साधारण या सामान्य शेयर, कंपनी के संस्थापक और आम निवेशकों के पास समता शेयर, इक्विटी शेयर ही होते हैं। ऐसे जो शेयर हैं वो कंपनी के किसी भी निर्णय में मतदान कर सकते हैं, परंतु इन्हें लाभांश का एक हिस्सा तभी प्राप्त होता है जब कंपनी तय करती है, जब कंपनी तय करती है। तो ये हो गए इक्विटी शेयर। प्रेफरेंशियल शेयर क्या होते हैं भाई? प्रेफरेंशियल शेयर को कंपनी बड़े निवेशकों को बाजारी दर से भी ज्यादा दर पर बेचती है और लाभ का एक निश्चित हिस्सा ऐसे जो है शेयर धारकों को निरंतर प्राप्त देती है कि प्रेफरेंशियल शेयर धारकों को जो कंपनी के किसी भी निर्णय में मतदान का अधिकार नहीं होगा। इक्विटी शेयर जिनके पास होंगे उनको प्रॉपर मतदान का अधिकार होगा। प्रेफरेंशियल शेयर में ऐसा नहीं होता है। प्रेफरेंशियल शेयर को कंपनी के जो बड़े निवेशकों को बाजारी दर से ज्यादा दर पे, उच्च दर पे बेच दिया जाता है और लाभ का एक हिस्सा जो है ये शेयर धारकों से जो निरंतर प्राप्त मतलब ये आय है उसका यूज कर लेती है। परंतु ये जो प्रेफरेंशियल शेयर है वो कंपनी के लिए किसी भी निर्णय में मतदान का अधिकार नहीं देती है। तो आपने समता शेयर और इक्विटी शेयर को, प्रेफरेंशियल शेयर को, सॉरी समता शेयर और वरीयता शेयर यानी इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर। एंजल इन्वेस्टर्स एंड वेंचर कैपिटल्स, एंजल इन्वेस्टर्स एंड वेंचर कैपिटल, देखो ये दोनों ऐसे निवेशक होते हैं जिनमें जोखिम लेने की क्षमता बहुत अधिक होती है, मतलब इनमें जोखिम लेने का क्षमता बहुत अधिक होता है। अब भाई ये निवेशक स्टार्टअप कंपनी जैसे नौ स्थापित जो कंपनी है उनमें निवेश करते हैं और लंबे समय तक हिस्सेदारी रखते हैं। इनका उद्देश्य तत्काल लाभ बनाने का नहीं होता है और ये नौ स्थापित कंपनी यानी नवाचार जो है, नवाचारी कारोबार से संबंधित होती है। ई कॉमर्स हो गया, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है।
अब जो एंजल इन्वेस्टर्स, देखो ये ऐसे निवेशक होते हैं एंजल इन्वेस्टर जो अपनी धनराशि निवेश करते हैं और ये गैर सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश करते हैं जिनमें से ये लंबे समय तक हिस्सेदारी रखते हैं, जबकि जो वेंचर कैपिटलिस्ट है ये संस्थागत निवेशक होते हैं और अन्य निवेशकों से पूंजी जमा करते हैं और ये जमा की गई पूंजी में एक स्टार्टअप कंपनी के साथ निवेश की जाती है। एंजल इन्वेस्टर नव स्थापित कंपनी के संस्थापक की छवि को वरीयता देंगे और जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं ये कारोबार की प्रकृति को वरीयता देते हैं। स्टार्टअप योजना के अंतर्गत स्टार्टअप कंपनी जो है तो उसको कुछ परिभाषित भी किया गया है कि किसे स्टार्टअप माना जाएगा। तो देखो इसमें ये कहा गया है स्टार्टअप योजना के अंतर्गत कि कोई कंपनी नवाचारी हो और यह 7 वर्ष से ज्यादा पुरानी ना हो। अब कंपनी के लिए यह समय सीमा जो 7 वर्ष थी इसको 10 साल भी कर दिया गया है कि अब वह 10 साल से पुरानी ना हो। इसके साथ साथ जो बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी 10 वर्ष कर दिया गया है और किसी भी वर्ष कंपनी का राजस्व 25 करोड़ से ज्यादा का ना हो। परंतु रिसेंटली फरवरी 2019 में इस परिभाषा में संशोधन करके और स्टार्टअप्स के लिए जो समय सीमा को 10 वर्ष सभी के लिए कर दिया गया है और जो वार्षिक राजस्व के संदर्भ में समय सीमा को 25 करोड़ से बढ़ा करके 100 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, तो स्टार्टअप भी आप समझ गए कि भाई स्टार्ट इसमें से मेंशन होना चाहिए स्टार्टअप के बारे में। देखो जरा ये देखो स्टार्टअप कंपनी जो है इसको एक नवाचारी हो, इनोवेटिव हो, दूसरा 7 वर्ष से ज्यादा पुरानी ना हो। बायोटेक से संबंधित कंपनी के लिए यह समय सीमा जो है 10 वर्ष अब कर दी गई है, वही मैंने लास्ट में आपको बताया। इसके साथ साथ इसमें से जो 25 करोड़ रुपया का इसमें से वार्षिक रेवेन्यू की बात थी ये बढ़ा करके 100 करोड़ कर दिया गया है। 100 करोड़ कर दिया, 25 करोड़। और जो टाइम लिमिट है इसका एक्सटेंड करके सभी के लिए 10 साल कर। ठीक है, तो ये आपने देखा, ठीक है। अब अगला है आर्बिट्राज। ये क्या है भाई आर्बिट्राज? देखो जरा शेयर बाजार में यह पॉसिबल है कि एक कंपनी का शेयर मूल्य जो है कंपनी के शेयर का मूल्य अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज पे डिफरेंट हो, पॉसिबल है, हो सकता है। तो जो है ये जो मूल्य भिन्न हो तो एक स्टॉक एक्सचेंज पर मूल्य दूसरे की तुलना में कम या अधिक हो सकता है और ट्रेडर मूल्य में इस असमानता का लाभ उठा सकता है। इसके लिए शेयर को कम मूल्य वाले स्टॉक एक्सचेंज में खरीद करके अधिक मूल्य वाले स्टॉक एक्सचेंज पे बेच सकता है। तो इसे ही आर्बिट्राज कहते हैं, उदाहरण के तौर पे इसे समझो। देखो भाई एक कंपनी ए है, कंपनी बी है। कंपनी जो ए है अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि मान लो इस कंपनी ये जो है बीएसई में लिस्टेड है और ये एनएसई में लिस्टेड है। कंपनी ए ही है, सॉरी बी नहीं, यहाँ पे एनएसई में लिस्टेड है। यहाँ पे एक का जो शेयर है इस कंपनी का ये 10 रुपए है और यहाँ पे 20 रुपए। ये जो 20 रुपया पे बेच के और 10 रुपया पे शेयर खरीद लेगा निवेशक, तो इसी को आर्बिट्राज कहते हैं। एक होता है एल्गो ट्रेडिंग। देखो ये एल्गो ट्रेडिंग क्या है? एल्गो ट्रेडिंग यदि शेयर बाजार में जो है ट्रेडिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मदद से करी जाए, शेयर बाजार में जो ट्रेडिंग है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मदद से करी जाए तो इसे एल्गो ट्रेडिंग कहते हैं। इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं और वह स्वचालित तौर से ऑटोमेटिक रूप से कैसे ट्रेड करना है कैसे नहीं करना है। इस प्रकार की ट्रेडिंग काफी तीव्र गति से होती है और हाथ से जो ट्रेडिंग करके इस गति को प्राप्त कर पाना असंभव है। तो कई बार जो इंस्ट्रक्शन के माध्यम से यानी सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो ट्रेडिंग होती है वो एल्गो ट्रेडिंग है। ठीक है, अगला है म्यूचुअल फंड। एक काम करते हैं ना, यानी जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड के बारे में हम कल डिस्कस। थैंक यू वेरी मच। हमने म्यूचुअल फंड से पहले क्रेडिट रेटिंग देख लेते हैं, फिर म्यूचुअल फंड देख लेंगे उसके बारे में, ठीक है ना। क्रेडिट रेटिंग, देखो भाई ऋण पात्रता मूल्यांक जो है क्रेडिट रेटिंग किसी ऋण लेने वाले की साख
यानी जो है क्रेडिट जो वर्थ है उसकी, यानी उसकी जो क्रेडिट है उसका मूल्यांकन है। क्रेडिट रेटिंग किसी ऋण लेने वाले के साख का मूल्यांकन है, जिसे मात्रात्मक तौर से प्रदर्शित किया जाता है। इसके माध्यम से ऋण आवंटित करने और निवेश से जुड़े जोखिमों का अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि यह एक प्रकार से एक तरह से ऋण लेने वाले के ऋण चुकाने के सामर्थ्य की भविष्यवाणी करता है, जो क्रेडिट रेटिंग होता है। जहां व्यावसायिक निकायों और सरकारों को इसके अंतर्गत साख रेटिंग दी जाती है, जैसे कि इंडिविजुअल की भी। अब व्यक्ति के मामले में जो साख है वो स्कोर दिया जाता है, वहां पे स्कोर होता है, जो कि मैंने आपको सिविल के अंतर्गत बताया था। ठीक है, जब मैंने सिविल विस्तृत और क्रेडिट जो रजिस्ट्री है वो भी मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पर्टिकुलरली अगर हम व्यक्ति के मामले में बात करें तो वहाँ स्कोर दिया जाता है, जिससे उसके साख के इतिहास का आकार, मतलब जो आकार है उसको आकलित किया जाता है। मोटे तौर पर जो रेटिंग है वो लघु आवधिक यानी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में, तो जो छोटे यानी जैसे कि ऋण लेने वाले के एक वर्ष के अंदर या उसके बाद या फिर किसी तय समयावधि के अंदर जो ऋण चुकाने में किए जाने वाले जो चूक डिफॉल्ट जो है तो उसका संकेत देते हैं। जहां पे साख रेटिंग जो है अक्षर आधारित या फिर मतलब अक्षर अंक आधारित अल्फा न्यूमरिक आधारित चिन्हों पे दर्शाए जाते हैं। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि ट्रिपल ए, डबल ए प्लस, ए प्लस, ए माइनस, A1 प्लस और A1 माइनस, A1। वही साख स्कोर को अंकों में दर्शाया जाता है। जो क्रेडिट स्कोर होता है वो अंकों में दर्शाया जाता है, जो साधारणतया 300 से 900 के बीच होता है, 300 से 900 के बीच हो। ठीक है। अब 1909 में मूडीज द्वारा शुरू करी गई जो रेटिंग की प्रक्रिया बहुत प्रचलित हो गई है। 1909 में मूडीज ने शुरू की थी। कई कंपनियां इस कार्य में जुड़ी हुई हैं। भारत के द्वारा जो है 6 रेटिंग एजेंसी को मान्यता दी गई है भारत में, और वो कौन कौन सी है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, 2-3 बार पूछा गया है। तो इसमें से कौन कौन सी हैं जरा इनके बारे में थोड़ा सा आप देख लो कि 6 जो हैं भारत के द्वारा जो रेटिंग एजेंसी को मान्यता दी गई है वो कौन कौन सी। फिच, आपने सुना होगा फिच। दूसरा है मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज, मूडीज। ये तीसरा है एसएन फिच, सॉरी एसएन पुअर, यानी इसको स्टैंडर्ड एंड पुअर तो एसएनपी, स्टैंडर्ड एंड पुअर, फिच, मूडीज, 3 हो गई। चौथी है DBRS, यानी डोमिनियन ब्रांड रेटिंग सर्विस, डोमिनियन ब्रांड रेटिंग सर्विस। अगला है आपका 5वां जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ICRA, ठीक है ना। और आपकी जो छठी है रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन इंक, RNI, ये भारत ने इनको मान्यता दी है। साख रेटिंग उद्योग काफी संकेंद्रित है। सिर्फ 3 रेटिंग एजेंसी मूडीज, S&P और फिच का लगभग सकल वैश्विक उद्योग पर कब्जा है, मतलब यही सबसे ज्यादा पॉपुलर है। भारत में साख रेटिंग एजेंसियों को अधिकृत और विनियमित जो है सेबी के द्वारा किया जाता है। ये सेबी ही इनके लिए नियम और कानून जारी करती है। अगर हम कुछ उसमें से जैसे कि कुछ रेटिंग की बात करें, एजेंसियों के पैमाने की तुलना करते हैं, तो 2 में मैं आपको बता देता हूं कि जैसे अगर बहुत अच्छी कैसे रेटिंग दी जाती है, अगर किसी की मान लो कि कोई उद्योग की स्थिति बहुत अच्छी हुई तो फिच क्या देती है और मूडीज क्या देती है, ठीक है ना, S&P क्या देती है। तो ये जरा देखो कुछ रेटिंग एजेंसियां जो पैमाने की तुलना, तो फिच एंड S&P, मूडीज, ऐसे कर लो आप। अगर मान लो ऐसे समझो कि उच्चतम गुणवत्ता, बहुत अच्छी उच्चतम गुणवत्ता, उच्चतम गुणवत्ता, ट्रिपल ए,
ट्रिपल ए डबल ए। तो फिच और S&P जो है स्टैंडर्ड एंड पुअर बोलते हैं, S&P है, ओके, और फिच, तो ये दोनों अलग अलग हैं। तो ये अगर बहुत अच्छी जो सर्वोत्तम गुणवत्ता, उच्चतम गुणवत्ता, तो ट्रिपल ए ये देती हैं, और ये ए कैपिटल डबल ए स्मॉल पे, ठीक है। इसके बाद है उच्च गुणवत्ता, तो डबल ए प्लस और ये A1, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, मैं इस वजह से बता रहा हूं। तीसरा है मजबूत भुगतान क्षमता, मतलब मजबूत भुगतान क्षमता, मजबूत भुगतान क्षमता। जो मजबूत भुगतान क्षमता है ना, तो इसमें से, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, जो उच्च गुणवत्ता के अंतर्गत ये डबल ए प्लस, डबल ए और डबल ए माइनस, ध्यान रखना ये है डबल ए माइनस, ठीक है। इसमें से क्या क्या है, जैसे क्या क्या दिया जाता है, कैपिटल ए स्मॉल A2 और कैपिटल ए स्मॉल A3, जैसे बॉक्स में बंद कर दो, जैसे मजबूत भुगतान क्षमता ए प्लस, फिर ए और ए माइनस, इसमें से A1, A2 और A3। चौथा नंबर जो है, अपेक्षित भुगतान क्षमता, अपेक्षित भुगतान क्षमता, ट्रिपल बी प्लस, ट्रिपल बी और ट्रिपल बी माइनस, इनके लिए क्या है, यानी बी कैपिटल ए स्मॉल ए 1, मूडीज की, और क्या है बी डबल ए 2 और बी डबल ए 3, ये रेटिंग है, ठीक है। अनिश्चितता में भुगतान कर पाने की उम्मीद में ये जो है रह जाए, इसे भी बता दूं, मतलब जारी अनिश्चितता में भुगतान कर पाने की उम्मीद, तो डबल बी प्लस, डबल बी और डबल बी माइनस, ठीक है। वहीं BA1, BA2, BA, कोई नियम नहीं होता है, ध्यान रखिएगा ऐसा कोई, ठीक है। ये है उच्च जोखिम आभार, बहुत ज्यादा रिस्क, उच्च जोखिम बी प्लस, बी माइनस, यहाँ पे B1, B2, B3, ठीक है। ऊपर वाला सर्वोत्तम वाला ध्यान रखिएगा, और ये चूक, अगर आप डिफॉल्ट हो गए हो तो चूक के प्रति भेद, मतलब डिफॉल्ट ट्रिपल सी प्लस, ट्रिपल सी माइनस, इधर CAA1, CAA2, CAA3, ठीक है। अब जो व्यक्ति दिवालिया, मतलब जो भी संस्था दिवालियापन के करीब होती है, या दिवालियापन के करीब, तो दिवालियापन के जो करीब होती है CED में से CACD, ठीक है। तो ये रहा, ये दिया जाता है। अभी भारत में 7 साख रेटिंग एजेंसियां हैं, क्रिसिल, इकरा, केयर इंडिया रेटिंग्स और ब्रेकवर्थ रेटिंग्स एंड इंफॉर्मेशन, ये कार्यरत हैं, जिन्हें सरकार सॉवरेन की रेटिंग करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो सरकार की जो सॉवरेन है, सॉवरेनिटी, इसके रेटिंग का अधिकार इनको प्राप्त नहीं है।
अब देखो, संप्रभु रेटिंग के अनुकूल जो है फेवरेबल होने की स्थिति से संबंधित राष्ट्र या देश को विदेशी निवेश को प्राप्त करने में आसानी हो जाती है। ऐसा समझो कि अगर कोई रेटिंग एजेंसी है, या फिर ऐसा समझो कि आप हो, कोई गांव का व्यक्ति है और कोई एक बाहर से व्यक्ति गया और गांव के व्यक्ति से पूछ रहा है कि अच्छा फले आदमी को जानते हो, और आपने बहुत लंबी, मान लो कि फले के बारे में आपने ही बता दिया, आपसे पूछ रहा है उसके बारे में, तो आपने खूब लंबी चौड़ी दिया, खूब बता दिया कि नहीं बहुत अच्छा आदमी है, जो भी है भी नहीं है तो वो भी बता दिया। अब उस आदमी को उसका क्रेडिट निर्धारित करने के लिए भेजा गया, तो क्या होगा, वो मान लो कि निर्धारित कर दिया। इससे क्या होगा कि अगर मान लो कि कोई ऐसा कंपटीशन होता है तो लोग उसे चुनेंगे। मतलब यहाँ क्या है, मतलब साफ है कि अगर कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बहुत अच्छी रेटिंग देती है सॉवरेन को लेकर के और इन सारी फेवरेबल कंडीशन को लेकर के होने की स्थिति में, तब उस देश में जो विदेशी निवेश है वो मतलब बहुत ज्यादा आने लगता है। ठीक है, हमेशा मतलब भारत सरकार भी और कई देश आरोप लगाते रहे हैं, जैसे खासकर दो तीन बड़ी बड़ी जो हैं, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं, वो अमेरिका और जापान जैसे देशों, तो इन पे आरोप लगता रहा है कि भाई ये तो भारत को देना ही नहीं चाहती हैं अच्छी रेटिंग, ताकि जो है, जो देखो हम या फिर चाइना या फिर ब्राजील, हम इमर्जिंग कंट्री हैं, अब हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटी है, तो अच्छी रेटिंग नहीं देती हैं तो लोग ना रेटिंग को देखकर, अब जैसे कि आजकल रेटिंग का ही तो जमाना है, आप अगर कोई चीज खरीदने जाते हो तो पहले रेटिंग चेक करते हो, है ना, उसका रिव्यू देखते हो कि भाई कैसा है, किस व्यक्ति ने किसके बारे में, कोई धंधा आप शुरू करते हो तो आप तुरंत देखते हो कि अच्छा इस बारे में क्या है, तो यही सारी चीज है। तो क्या है, अगर रेटिंग बहुत अच्छी है तो विदेशी निवेश आसानी से आकर्षित होता है, उसके द्वारा ऐसे ज्यादा निवेश की प्राप्ति होती है। और रेटिंग एजेंसियां देशों को मूलतः दो प्रकार की रेटिंग देती हैं, एक निवेश श्रेणी यानी इन्वेस्टमेंट ग्रेड, और या फिर एक है अटकलबाजी श्रेणी यानी स्पेकुलेटिव ग्रेड। तो इसमें बाद वाली जो श्रेणी है, जो स्पेकुलेटेड ग्रेड है या स्पेकुलेटिव ग्रेड है, तो इसमें जो है ऋणों की डिफॉल्ट की ज्यादा संभावना मानी जाती है। और एसएनपी और फिच की जो रेटिंग है वो ट्रिपल बी माइनस और मूडीज की यानी Baa3 को निवेश की श्रेणी का जो द्वार है ये माना जाता है। नीचे एसएनपी, मूडीज और फिच की रेटिंग तुलनात्मक तौर से, इसका मैंने आपको पूरा कंप्लीट बताया है कि क्या कैसे होता है। ठीक है, अब भारत में रेटिंग की शिकायत को लेकर के, तो अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों के प्रति भारत की दीर्घावधिक शिकायत 2 दशक से भी अधिक से है। अब इसके द्वारा की अगर हम बात करें तो आर्थिक निष्पादन के अनुसार जो आशातीत रेटिंग नहीं होती है, जैसे उम्मीद करी जाती है वैसी रेटिंग नहीं होती है। इन एजेंसियों की रेटिंग में पाए जाने वाले विसंगतियों के विश्लेषण जो है, इनकी रेटिंग पक्षपात पूर्ण मानी जाती है, बायस्ड प्रतीत होती है। अब जैसे सॉवरेन रेटिंग के इतिहास में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को कभी भी निवेश ग्रेड का निचले जो पादान यानी Baa3 की रेटिंग एसएनपी और मूडीज ने नहीं दी गई है। अब आर्थिक आकार और ऋणों के भुगतान कर पाने की क्षमता के आधारों पर विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था ज्यादातर यानी AAA रेटिंग दी जा रही है। तो यूके सहित जो दूसरे देश हैं, उदाहरण के तौर पे अब जैसे चीन और भारत के मामले में ही देख लें, तो ये हालांकि एक्सेप्शन रहे हैं। चीन को 2005 में A- और A2 की रेटिंग दी गई थी और भारत को 2020 में BBB-। देखो जरा ये वाली रेटिंग, या फिर Baa1 की रेटिंग दी गई थी, या Baa3 की रेटिंग दी गई थी। तो भारत की रेटिंग जो है इनकी मौलिकता, जो इनके फंडामेंटल्स हैं, इनकी मौलिकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करती है। उन देशों जिन्हें A+, A1 या BBB- या Baa3 के बीच रेटिंग दी जा गई है, उनमें भारत की रेटिंग काफी पुअर रही है। और यह रेटिंग आर्थिक प्राचलों जो कि है पैरामीटर्स, तो उनके बीच संबंधों के प्रति संवेदनशीलता नहीं दर्शाती है। साथ ही साथ मुद्रास्फीति, सरकारी ऋण, चालू खाता का जो संतुलन है, इन विसंगतियों को हमने पिछले 20 सालों से देखा है। तो नो डाउट उन चीजों में काफी सुधार हुआ है, तो हमारी रेटिंग बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, तो भेदभाव का आरोप लगता रहा है। अब साख रेटिंग ऋण देने वाले जो देश के ऋण न चुका पाने की संभाव्यता को दर्शाने
की कोशिश की जाती है। भारत की ऋण चुकाने की क्षमता और इच्छा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इतिहास में इसका सॉवरेन डिफॉल्ट शून्य रहा है। इतना ही नहीं, भारत का जो है सॉवरेन विदेशी ऋण काफी निम्न रहा है, कम रहा है। साथ ही इसकी जो विदेशी विनिमय भंडार है वो काफी ज्यादा रहा है, बहुत अधिक रहा है। यह कुल सॉवरेन और गैर सॉवरेन विदेशी ऋणों का एक मुफ्त भुगतान कर सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है। तो देखो, आर्थिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा भारत को दी गई रेटिंग इसकी आर्थिक मौलिकता को नहीं दर्शाती है और न ही इसका भारत के आर्थिक संकेतकों जैसे कि सेंसेक्स हो गया, तो इसके विनिमय और सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याजों को प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, इस पे गलत इम्पैक्ट गया है। यही कारण है कि सर्वेक्षण द्वारा इस पक्षपातपूर्ण रेटिंग पर बहुत ध्यान नहीं देने की और मस्तिष्क के बिना किसी डर के, जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा एक उद्धृत करता हुआ, मतलब उनका एक कोट था कि मस्तिष्क के बिना किसी डर के आप आगे बढ़ें, इसके रखने की सलाह दी गई है इसमें से। ये 2020 और 21 का जो इकोनॉमिक सर्वे है यही बात करी गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज रही। अब देखो, रेटिंग जो है आर्थिक मौलिकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करती है। इसका जो विकासशील देशों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले विदेशी निवेश पर गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, कई बार देखा गया है। और यही वजह है भारत द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में इन रेटिंग एजेंसियों को एक बेहतर जो मेथड का उपयोग के लाने की मेथड उपयोग करने की सलाह दी गई है और कहा गया है कि इसको थोड़ा सा पारदर्शी बनाओ और बेहतर करो। इनकी मौलिकता पे ही सवाल उठते रहे हैं। तो यहाँ तक आपने चीजों को देखा। अब हम कल की क्लास में मिलेंगे, ठीक है। सो आप अपना अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। और कल हम ना म्यूचुअल फंड स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।